आज के इस क्लास में हम लेकर आए हैं सब्जेक्टिव हिस्ट्री का, यानी इस क्लास में हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है ना कवर करने वाले हैं। यानी इस चैप्टर में 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और इसका जो है ना हम आंसर जानेंगे। तो क्या है, पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद। आपने सही सुना है कि क्लास को लास्ट तक देखेंगे तो आप 100% जो है ना दिमाग में फिट हो जाएगा और आपको अच्छे तरीके से याद भी हो जाएगा जब आप एग्जाम तैयारी करेंगे। यानी एग्जाम में जब जाएंगे तो इसमें से आपको लिखना बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप जो है ना क्लास को लास्ट तक और इसमें जो भी क्वेश्चन आंसर है उसको आप अपने नोट में लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, यहां पे पहला नंबर क्वेश्चन है, क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद इकाई 1 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और इसका जवाब जो है ना लगभग 150 शब्दों में क्या करना है, देना है। यानी 150 वर्ड्स में लिखना है। चाहे वो लगभग बोल रहा है, किताब में आपके लगभग लिखा होगा तो 2 या 4 10 ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो देखिए यहां पे पहला नंबर प्रश्न है यहां पे कि यूरोप में इटली के एकीकरण में मेजनी, काबोर और गैरीबाल्डी के योगदानों को बतावें। यानी किसका बताना है, मेजनी, काबोर और गैरीबाल्डी, इसके योगदानों को बताने को कह रहा है। तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप ध्यान से देखना इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहां पे मेजनी कलम के साथ साथ तलवार में भी विश्वास रखता था। वह साहित्यकार के साथ साथ एक सेनापति भी था, लेकिन उसे राजनीति की अच्छी समझ नहीं थी। बार बार के असफलता के बावजूद भी वह हार मानने वालों में से नहीं था। सन 1848 में यूरोपीय क्रांति के समय मेजनी को ऑस्ट्रिया छोड़कर भागना पड़ा। बाद में वह इटली के राजनीति में सक्रिय हो गया। मेजनी संपूर्ण इटली का एकीकरण करना चाहता था, लेकिन जब ऑस्ट्रिया ने इटली में चल रहे आंदोलन को दबा दिया तो मेजनी को वहां से भी भागना पड़ा। तो इस पेज में आपने देखा कि मेजनी कलम के साथ साथ क्या था, तलवार में भी विश्वास रखता था। वह साहित्यकार के साथ साथ एक सेनापति भी था। तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको ये माइंड में बैठ जाएगा और यही चीज जाकर आप एग्जाम में लिख देंगे। जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे जैसे आपको हम बताए हैं लिखे हैं सेम वैसे ही आपको लिखना है। आप जो है ना इसमें से जो भी पॉइंट्स आप याद रखेंगे, चाहे जो भी आप अपने मन से भी लिख देंगे तो आपका नंबर मिल जाएगा। चलिए इसी का अगला ही पेज देखते हैं। पेज में इसी क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का है, विक्टर इमैनुएल इटली का राष्ट्रवादी शासक था और वह इटली का एकीकरण करना चाहता था। इस काम में तेजी लाने के लिए उसने काउंट काबूर को इटली का प्रधानमंत्री बना दिया, जो सफल राजनीतिज्ञ और राष्ट्रवादी था। इसका मानना था कि इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा रोड़ा है, इसलिए वह ऑस्ट्रिया को हराने के मकसद से फ्रांस से दोस्ती कर लिया। इस तरह उसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को पूरे यूरोप का समस्या बना दिया। गैरीबाल्डी महान क्रांतिकारी था। वह सशस्त्र क्रांति के बल पर इटली का एकीकरण करना चाहता था। इस तरह मेजनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी के प्रयासों से सन 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण हो गया।
तो ये पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर ही थोड़ा लंबा है, क्योंकि यहाँ पे 3 शासक के बारे में जो है ना उनके कार्यों की चर्चा करनी है, इसलिए थोड़ा लंबा है। आप इसकी नोट्स तैयार कर लेंगे और एक बार इसको 2 बार 3 बार जब एग्जाम नजदीक आएगा ना, इसको आप पढ़ कर जाइएगा और इसी में से आपको लिख देना है। ये जोड़ने की जैसे सेम हम बताए थे, सेम जैसा है वैसा ही नहीं है, आप अपने मन से भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। यानी जर्मनी के एकीकरण में अब बिस्मार्क की क्या भूमिका है, इसी चीज को यहां पे वर्णन करने के क्वेश्चन कर रहा है। सबसे पहले क्वेश्चंस को क्या करना है, समझना है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। उसमें बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण में क्या क्या किया, क्या नहीं किया, उसी की भूमिका को यहां पे दिखाना है। तो आइए यहां पे हम प्रश्न में देखते, यानी उत्तर में देखते हैं आंसर में इसका। प्रशा का राजा विलियम एक, यहां पे रहेगा विलियम एक ने जर्मनी के एकीकरण को ध्यान में रखते हुए बिस्मार्क को अपना चांसलर बना दिया। बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ और राष्ट्रवादी था। चांसलर कैसा था, बिस्मार्क कैसा था, कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी था। बिस्मार्क का मानना था कि जर्मनी का एकीकरण शांति समझौता से नहीं बल्कि रक्त और तलवार की नीति से होगा। तो यहां पे क्या है कि एक आता है ऑब्जेक्टिव, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, नहीं क्या होगा, बिस्मार्क आएगा। ठीक है ना, रक्त और लौह और रक्त का अवलंबन किसने किया था, क्या होगा उसमें, बिस्मार्क आएगा। लौह, रक्त और तलवार, चाहे रक्त और लौह की नीति क्या था, वो बिस्मार्क ने दिया था। ठीक है ना, इसके लिए बिस्मार्क ने सबसे पहले प्रशा की आर्थिक स्थिति को सुधारा तथा सैनिक शक्तियों को भी मजबूत किया। उसने जर्मनी के एकीकरण के लिए डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस के साथ युद्ध किया तथा सेडान के युद्ध में फ्रांसीसियों को बुरी तरह से हराया। सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का उदय महाशक्ति के रूप में हुआ। इस प्रकार बिस्मार्क अपनी कूटनीति के द्वारा जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो ये रहा बिस्मार्क का जो एकीकरण है जर्मनी के, उसमें ये भूमिका रहा। ठीक है ना, तो आप इसको अच्छे तरीके से अपने कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर हम लोग देखते हैं। इस क्लास का तीसरा नंबर होगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का। ठीक है, राष्ट्रवाद के उदय के कारणों एवं प्रभावों की चर्चा करें। क्या करना है कि राष्ट्रवाद जो है उसका उदय का कारण एवं प्रभाव, उसका उदय कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसका प्रभाव कैसा पड़ा उसका। ठीक है ना, यही क्वेश्चन कह रहा है, पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे आंसर में है कि राष्ट्रवाद का उदय फ्रांस की क्रांति के बाद हुआ था। तो आपको मालूम है कि राष्ट्रवाद जो है ना फ्रांस की क्रांति के बाद जो है ना उसका उदय हुआ था। इस क्रांति की सफलता से पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद का लहर उठ गया। इस क्रांति के फलस्वरूप अनेक छोटे बड़े राज्यों का उदय हुआ। जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड जैसे देशों में तो राष्ट्रवाद इतनी कट्टरता से उभरा कि ये अपनी साम्राज्य फैलाने के लिए एक दूसरे से युद्ध करने लगे। जो जितना शक्तिशाली था वह उतना ही बड़े भूभाग पर कब्जा करने लगा तथा खुल कर शोषण किया। भारत के लिए इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल और हॉलैंड में युद्ध हुआ जिसमें इंग्लैंड विजय हुआ। अफ्रीका को तो इन्होंने
बपौती जमीन की तरह बांटा। यह राष्ट्रवाद का घिनौना प्रभाव था। तो एक तरफ देखते हैं आपकी राष्ट्रवाद का कारण क्या था और दूसरी तरफ इसका प्रभाव क्या पड़ा, ठीक है ना। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले करके आप अपना नोट्स तैयार कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला नंबर यहां पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दे। ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दे। तो इसका आंसर यहां पे होगा, जुलाई 1830 की क्रांति फ्रांस की है। उस समय फ्रांस का शासक चार्ल्स 10वां था, जो एक निरंकुश शासक के साथ साथ घोर प्रतिक्रियावादी भी था। उसने पोलिगनेक को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो चार्ल्स 10वां से भी बड़ा प्रतिक्रियावादी था। जब उदारवादियों ने इसका विरोध किया, तब चार्ल्स 10वां ने इसके प्रतिक्रिया में 25 जुलाई 1830 ईस्वी को उदारवादियों को तंग करने का प्रयास किया, जिसके कारण फ्रांस में जगह जगह पर विरोध होने लगा, जिसके चलते फ्रांस में गृह युद्ध शुरू होने लगा। यही जुलाई 1830 की फ्रांस क्रांति है। क्रांति का परिणाम यह हुआ कि क्रांति सफल हुई और चार्ल्स 10वां को फ्रांस की गद्दी छोड़कर इंग्लैंड भागना पड़ा। तो यही रहा जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण है। आप इसको भी नोट्स स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स में इसको लिख लेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को बार बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो एग्जाम के व्यू से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन और लास्ट इस क्लास का क्वेश्चन देखेंगे। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दे। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है यूनानी आंदोलन क्या है, उसके बारे में यहाँ पे संक्षिप्त विवरण देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आंसर में, उत्तर में, फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर यूनान में राष्ट्रीयता की भावना जग गई। सभी यूनानियों की धर्म, जाति और संस्कृति एक थी तथा प्राचीन यूनान सभ्यता, संस्कृति, कला, प्राचीन यूनान सभ्यता, संस्कृति, कला, चिकित्सा एवं विज्ञान आदि के क्षेत्र में पूरे विश्व में सबसे आगे था। कौन? प्राचीन यूनान सभ्यता, संस्कृति, कला, चिकित्सा एवं विज्ञान आदि के क्षेत्र में ये क्या था? यूनान जो था ना बहुत आगे था। इसके बावजूद यहां किसी अन्य साम्राज्य का कब्जा था। यूनानियों की स्थिति तब और खराब हो गई जब तुर्की ने यूनानी आंदोलन को दबाना शुरू कर दिया। संपूर्ण यूरोप से यूनान को समर्थन मिलने लगा। जब यूनान और तुर्की के बीच युद्ध छिड़ गया तब अनेक देश यूनानियों के पक्ष में आए, परंतु तुर्की के पक्ष में केवल मिस्र ही सामने आया। अतः इस युद्ध में यूनान की जीत हुई तथा तुर्की और मिस्र हार गए। इसके बावजूद भी यूनान को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिली। 1832 ईस्वी में जाकर यूनान को पूर्ण स्वतंत्रता मिली। तो यही रहा है, यानी क्वेश्चन का आंसर है यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण यही हो गया। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप अपने नोट्स में लिख करके इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज इस क्लास में हमारा जो है ना यहीं पे खत्म। अब आपका क्लास जो है ना यहाँ से शुरू होता है इसका नोट्स बनाने का और अच्छे से तैयार करने का। और हाँ, एक बात था आप लोगों से, क्या आप अपने घर पे बैठ करके मैट्रिक की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं? क्या इस पे कोई एक अलग क्लास चाहिए आपको, जिसमें आपको ये भी बताया जाए कि आप रूटीन के थ्रू मैट्रिक की तैयारी कैसे करें? जैसे आप अभी जो है ना एग्जाम की अब जैसे जैसे दिन नजदीक आता जाएगा, आपके अंदर जो है ना बेचैनी
बढ़ती ही जाएगी। तो चलिए आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि क्या हम ऐसे टिप्स और ट्रिक्स लेकर आए जिसके माध्यम से आप मैट्रिक में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं और उससे पहले कि आप अच्छे से तैयारी करें। तो चलिए आज के इस क्लास में बस इतना ही। आई होप कि आप बहुत अच्छे ही क्लास की तैयारी कर रहे होंगे मैट्रिक की। तो आप जो है ना इस क्लास को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, हम बहुत जल्द जो है ना आपको ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे जिसमें से जो है ना एग्जाम में बहुत आएगा, यानी एग्जाम के व्यू से हम लेकर आएंगे। ठीक है ना।